भिंडी की सब्जी और मूंग मोटर और क्या है भाई, मटकी है, मटर है, ये सारी चीज़ें और फ्राइड। खाना तो हम खा रहे हैं, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में चल रहा है कि पूरी दुनिया सोच रही है, पूरी दुनिया का मीडिया सोच रहा है, खबरें भी प्रसारित कर रही है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा? लगता तो ऐसा ही है कि होगा, क्योंकि कोई भी जब भी वर्ल्ड वॉर होती है तो शुरुआती लक्षण जो है वो ऐसे ही होते हैं। अभी देख लो क्या चल रहा है। रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड किया, उस बात 1.5 साल होने को आ गया, इन 2 साल हो जाएंगे, 5-6 महीने बाद में। तो 2022 में फरवरी में किया था, 23 फरवरी को। Feb of 2024 22 है ना। उसके बाद पिछले साल गाज़ा पट्टी में जो हुआ, इजराइल पर लगभग 1000 रॉकेट बरसाए जाते हैं। सो कॉल्ड जो आतंकवादी संगठन है गाज़ा पट्टी पर, एक हमास, उसकी तरफ से पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद लगभग 1200 के आसपास इजरायली सैनिक, इजरायली नागरिक, ये सब मारे जाते हैं, 1200 से ऊपर।
देखो उन लोगों ने किस तरीके से जो गाजा पट्टी पर बॉर्डर बनी हुई है, इसराइल वो इनको सेपरेट करती है, उसी फेंसिंग को तोड़ दिया गया, दीवार को तोड़ दिया गया। बहुत बड़े लेवल पर जो हमास के मिलिटेंट्स थे उन्होंने इसराइल में घुसपैठ करी, ट्रेस पासिंग करी, इन्वाइडिंग करी और बहुत से लोगों को बंदी भी बनाया और बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। कोई भी देश होगा, अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि हमास ने ऐसा क्यों किया। हमास ने सालों पुरानी दुश्मनी चल रही है, हमास को बैक कौन कर रहा है? हमास को किसकी बैकिंग मिली हुई है? ईरान की मिली हुई है। ईरान के अलावा वो कोई नहीं करता। उनके पास इतने सारे हथियार आए कैसे, कहाँ से आए? इस पर सवाल खड़ा होता है किसने दिए? भाई वहाँ पर गाजा पट्टी पर तो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नहीं ना, तो इतने सारे रॉकेट्स, वेपन्स जैसे आ गए उनके पास, किसने सप्लाई की होगी? ये बड़ा सवाल उभर के सामने आता है। बस शांति से रह देते, उन्होंने कोई दिक्कत तो पैदा की नहीं उनके लिए कि गाजा पट्टी पर रह रहे लोगों पर उन्होंने कुछ किया हो इजराइल वालों ने नहीं किया। अब इजराइल पर अटैक जब करते हो तो इतने लोग मारे जाएंगे, कोई भी देश क्या ही करेगा भाई? रिटेलिएट तो करेगा ना, हाथ पैर धर के थोड़े बैठा रहेगा। और इस चीज़ में हमास की जो एजेंसी नौसाद वो भी बड़ी फैल रही, अभी उसकी भी इंटेलिजेंस इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ जुटा नहीं पाई अच्छे से। अब इजराइल की आबादी देखो कितनी है, लगभग 1 करोड़ से कम है, उससे ज़्यादा नहीं। गाजा पट्टी में कितने लोग रहते हैं? 20 लाख के आसपास। ये मसला अब साफ साफ बोले कि अब जिस तरफ से उनके ऊपर अटैक किया गया इजराइल में के ऊपर, वो जो सदर्न पार्ट है गाजा पट्टी का वहाँ से किया गया, तो इजराइल गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया कि ये नॉर्थ बैंक जो है गाजा पट्टी का वो खाली कर दो और सबके सब साउथ बैंक में चले जाओ, क्योंकि इतने बड़े तादाद पर अगर वहाँ से रॉकेट, वेपन्स, बहुत सारी चीज़ें के साथ अटैक अगर होता है तो क्या ही करेगा वो? तो उसने फिर उसी दिन से एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया और बहुत बड़ी तादाद में गाजा पट्टी पर जो लोग रह रहे थे, जो निर्दोष थे, बच्चे, महिलाएं, वो सब भी मारे जाने लगे। साथ ही साथ हमास के बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स जो थे, टॉप लीडर्स, उनका भी सफाया किया। लेकिन देखो गेहूँ के साथ धुन भी पिसता है, ये तो सभी जानते हो।
अगर कोई इतनी खतरनाक बीमारी किसी को है तो बीमारी का इलाज करने के लिए तो आपको दवाइयाँ वगैरह तो लेनी पड़ेगी। वो दवाइयाँ उस बीमारी को तो ठीक करेगी लेकिन आपकी बॉडी को भी वीक करेगी, डैमेज कहीं ना कहीं होगा, साइड इफेक्ट तो हाई डोज अगर लोगे तो यही चीज़ गजापट्टी में हुई। हमास का जो आतंकवादी संगठन है जिसको इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज मानती है, वो छिपे रहते हैं भाई, बंकर बना के छिपे रहते हैं, पता नहीं कौन कौन सी बिल्डिंग्स में, ऐसी ऐसी जगह जो खुफिया जगह होती है वहाँ पर। तो उन सबको टारगेट किया इजराइल ने, एयरफोर्स ने, और बम्बार्डिंग की बहुत बड़े पैमाने पर। गाजापट्टी में जो बिल्डिंग बनी हुई थी, जो रिहायशी इलाके थे, उनको टारगेट करके उनको नष्ट नाबूद कर दिया गया, कोलैप्स कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया सारे तमाम। इसमें जो मासूम लोग थे, इनोसेंट, वो भी प्रभावित हुए। वही बात है कि गेहूं के साथ धुन भी पिसता है, सीधी सीधी बात है। पहले गलती कर रहे हो, किसी को इंस्टिगेट कर रहे हो, भड़का रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कि वो हमारे ऊपर अत्याचार क्यों कर रहा है, तो वो दुनिया को नहीं दिखती है। दुनिया को ये दिखता है कि इसने क्यों मारा, भाई इसने पहले क्यों किया। वो अपने वजूद को बचाने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंसी के लिए, जाहिर सी बात है, रिवेंज एंड रिटेलिएट तो बैकफायर तो करेगा ही करेगा। क्योंकि ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस फेलियरिटी थी, तो उसको लगा कि इस एरिया का ही सफाई कर दिया जाए। इजराइल, पाकिस्तान, ये मालदीव वाले, सब के सब ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन गाजा। भाई ये क्या चल रहा है? तुमने उस दिन तो नहीं लिखा जिस दिन गाजा वालों ने इजराइल वालों का बैंड बजा दिया था? उस दिन तुम कहाँ गए थे? तुम्हारी आइज़ कहाँ थी? ठीक ही नहीं क्या उस दिन तो? ज़बरदस्ती तुम लोग कुछ भी ओला जन का, अरे भाई ओला जन इजराइल भी तो होनी चाहिए ना उस दिन। इस चीज़ से ऐसा नहीं है कि भाई पर्टिकुलर कंट्री लेगी, रहने तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोगों के पास, उन लोगों के पास जो करने के लिए वो कर रहे हैं, बस जो करेगा वो भरेगा, सीधी सीधी बात है ना। गलत कर रहे हो उसके लिए नहीं बोल रहे कि उन्होंने गलत क्यों किया। तो इजराइल की बात तो उस जगह पे इजराइली रहते थे पहले। अब्राहम जो था उनका गॉड, उसको मानने वाले हैं वो यहूदी। वो तो उन्हीं की लैंड है, अभी की लैंड है वो। अब ऐसे कैसे बोल दो ये, इनको भगाओ भाई। 3,500 साल पहले से वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, इसके सबूत हैं। और फिर ऐसे नहीं बोल सकते कि यार इनको भगाओ या तो मतलब नहीं।
दुनिया भर में जो गाज़ा ने किया उसके लिए तो गाज़ा को या हमास को किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब इजराइल जब करता है तो प्रेसिडेंट को नेतन्याहू को क्या बोला जाता है? वार क्रिमिनल। ये तो यार सही है ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, दुनिया में अब तक 2 मेजर वॉर हुई हैं वर्ल्ड लेवल की, ग्लोबल लेवल की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जब बात करते हैं तो वो 14 से 18 तक चलता है, यानी कि 4 साल तक। दुनिया भर की संधियाँ होती है जब वॉर खत्म हो जाती है। लेकिन किसका कितना रोल था वॉर में? यहूदियों की बात करें तो हिटलर ने क्या बोला था? हिटलर ने ये कहा था कि जर्मनी क्यों हारा, जर्मनी के ऊपर इतनी बंदिशें क्यों लगाई गई, वो सब उसने सारा का सारा टिकरा किसके ऊपर फोड़ा? जो कुछ हुआ जर्मनी के साथ में, जितनी भी एग्रीमेंट्स हुए, सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी लायबिलिटी किसके ऊपर डाल दी? यहूदियों के ऊपर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ मैं। और लगभग कितने यहूदियों को मारा उसने? 10 लाख के आसपास यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप के जरिए। कुछ जगह पर यहूदियों ने अपोज भी किया, कुछ जगह पर मारे गए अपोज करते हुए, और कुछ जगहों से वो भाग गए जान बचा करके। कोई यूके चला गया, कोई यूएसए चला गया। इस तरीके से वहां देखो यहूदियों का रोल। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो था ही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हुई इस वजह से, क्योंकि जर्मनी में तो था ही था, जर्मनी के बाहर भी हिटलर का इतना खौफ लोगों में पैदा हो गया था कि वो जर्मनी छोड़ छोड़ के भागने लगे लोग। यहूदी तो भाग ही रहे थे। हिटलर ने क्या कह के सत्ता हासिल करी, इस प्रकार वो सुप्रीम लीडर बना जर्मनी का। यहूदियों को गाली देके। अब ऐसा नहीं है कि वो भी यहूदी नहीं है, वो भी ईसाई था, पर वो ऐसे किसी चीज़ को ज़्यादा मानता नहीं था। ईसाई और यहूदी दोनों एक ही हैं, रिलीजन का इनका बेस एक ही है, ऐसा है। ईसाई कहाँ से निकले? यहूदियों से ही तो निकले ना। पहले यहूदी थे, यहूदियों के बाद में जो अब्राहम को मानने वाले थे वो यहूदी बने, और अब्राहम के कुछ जो फैमिली वाले मेंबर थे उनको, या फिर उनसे कुछ अनुयायी थे, उनको मानने वाले ईसाई बने। तो अल्टीमेटली एक ही
तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 10 और 20, 21 साल बाद में फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। 21 साल। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट होगी, वैसे तो हो चुकी है, जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेड किया उसी वक्त ये सारी चीज़ें हो गई। भी किसी भी एक कंट्री का दूसरी कंट्री पर इन्वेड करना इंटरनेशनल लॉज को ब्रेक करना है, इंटरनेशनल लॉज की धज्जियां उड़ाना है। तो सभी लोग उसका बायकॉट कर रहे हैं। कहने को बायकॉट है, बाकी लेने मज़ा ले रहे हैं बैकडोर से। यूरोपियंस को देख लो आप, बोलते हैं तो बायकॉट की बात है लेकिन करते नहीं। उनको चाहिए ना भाई, गैस कहाँ से आ रही है, सारी एनर्जी रशिया से मिल रही है। लगभग ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं इसकी यूरोप की, भाई बहुत तेल है यार। तो अभी का कुछ सिनेरियो, और अभी जो वर्तमान में इजराइल जहाँ रह रहा, वैसे यहाँ पर इजराइली पहले भी रहते थे, लेकिन 1948 में ये एरिया फिलिस्तीन हुआ करता था। ये यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में या उससे परेशान हो गए, या फिर यूके ने कुछ एग्रीमेंट करके यहाँ पर कुछ को डाला, कुछ वहाँ से भाग भाग करके इधर आने लगे। तो 1948 में ऑफिशियली इजराइल नाम का कंट्री इस दुनिया में आता है। उसके बाद तमाम 20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के युद्ध लड़े इसमें। फाइनली इजराइल जीत जाता है उन सबको। उसके बाद समझौते भी होते रहते हैं, चलते रहते हैं। सबसे बड़ा समझौता अभी हाल फिलहाल हुआ है, कोरोना पीरियड के टाइम पे हुआ, जो इजराइल ने मोरक्को के साथ, ये कतर, ओमान जो अरब कंट्रीज़ हैं, कुछ इस्लामिक कंट्रीज, उनके साथ किया अब्राहम समझौता, जिसमें उसने या उन्होंने सब ने मिल के ये अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए हुए हैं, जो आपसी सौहार्द, भाईचारा, शांति, जिसे बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, राजनीति को, जियोपॉलिटिकल जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए एक अब्राहम अकॉर्ड होता है, समझौता 2020 में। अच्छा है, होना चाहिए। लेकिन ये सब भी हो जाता है, लेकिन 2023 में बड़ी घटना जो मैंने पहले बताई गाजा पट्टी से होती है, जहाँ पर फिलिस्तीनी रहते हैं उनको फिलिस्तीनी बोला जाता है, वेस्ट बैंक और ये वो कहा जाता है। तो उन लोगों ने इजराइल के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में रॉकेट लॉन्च किए, और वहाँ की जो वेल्थ है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इन सब को उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर जो है नुकसान पहुँचाया। भाई कौन कौन ऐसे करेगा यार, तुम लोग तुम्हारा घर कोई गिरा दो, मान लो ज़बरदस्ती आकर के, कोई भी कहीं पर भी होता है। वैसे इंडिया में भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे अभी अपन देख रहे होते हैं कई बार वीडियो वगैरह, प्रशासन आता है और सीधे किसी का घर गिरा जाता है, किसी का क्या गिरा जाता है, किसी की दीवार गिरा जाता है, किसी का घर तोड़ जाता है।
और मेरे गांव में भी ऐसा हुआ, मैंने देखा होता है। आपसी रंजिश, आपसी दुश्मनी होती है, लोगों को दूसरे के घर दूसरा वो वहाँ रह रहा होता है, वो नहीं अच्छे लगते। अब रह रहे हो तो यार रहने दो ना, अब क्या दिक्कत क्या है। अब तुम लोग भगा तो नहीं सकते ना, हैं? लेकिन नहीं यार, पता नहीं इंसान को ऐसा क्यों लगता है कि यार ये यहाँ क्यों रह रहा है, इसको भगाओ मारो, इसका घर ये वो। मतलब दूसरा बंदा भीख मांगते हुए बहुत गरीबी में रहे, संसाधनों के अभाव में रहे, उसकी हालत बहुत खस्ता रहे, तो उसके पड़ोसियों को मज़ा आता है, अच्छा लगता है। वही वो चीज़ है। तो उनको लगा कि यार जो इज़राइल को हम जो है बहुत बड़े पैमाने पर स्केल पर नुकसान पहुंचाएंगे तो उसकी भी स्थिति ऐसी हो जाएगी। क्योंकि ये तो भी आए ना यार, पहले से हम लोग, फिलिस्तीन तो हम हैं, रियल बासिंदे तो हम हैं यहाँ के। लेकिन इतिहास का किसी को पता रहता नहीं है कि इतिहास क्या है। बगैर इतिहास पढ़े लोग आ जाते हैं और इस तरीके की बातें करने लगते हैं कि ये जगह हमारी है, तुम्हारी है। असल में जगह किसी की नहीं होती। अगर आज वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए तो इधर से उधर जितने भी परमाणु बम गिरेंगे, 2 परमाणु बम गिरने से जापान अब तक भी अपनी खुद की डिफेंस फोर्सेज नहीं बना सका। अलग बात है टेक्नोलॉजी के फील्ड में उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अभी भी अपनी सुरक्षा करने के लिए उसको किराए के लिए किराया देना पड़ता है, पे करना पड़ता है उसको, संयुक्त राज्य अमेरिका को, यानी कि यूएसए को पे करना पड़ता है। यूएसए की नेवी, यूएसए की एयरफोर्स, उसकी मिलिट्री, ये सब उसकी सिक्योरिटी के लिए लगे रहते हैं। उनको पे करता है पता नहीं कितना डॉलर, बिलियन वगैरह, इतनी बहुत बड़ी तादाद में उसको पे करना पड़ता। आज लगभग 70 साल हो गए, लेकिन फिर भी वो परमाणु, 2 ही परमाणु बम थे उनके धंस से अभी तक। वो अलग बात है कि उसने कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह किए हैं यूएसए ने उसके साथ कि तुम तुम्हारी सेना नहीं रखोगे और हम तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए हमारी सेना यहाँ रखेंगे, उसके लिए तुम्हें हमें पे करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन उतना मजबूत नहीं हो पाया जितना वो था उस वक्त। उसने भी क्या सोचा था कि मैं पूरी दुनिया पर राज करूँगा, पूरे एशिया पर मेरा वर्चस्व होगा, पूरा एशिया मेरे वसीबूत में होगा और मेरा एम्पायर है, इस तरीके की चीज़ें। और उन्होंने यूएसए के साथ क्या किया, पर्ल हार्बर पर जाकर लगभग 2500 वहाँ के नेवल बेस जो था हवाई पर, पर्ल हार्बर यूएसए का, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया उसको। उसके बाद यूएसए ने 4 साल बाद उसका बदला लिया। 4 साल बाद 4 साल बाद उसने क्या किया, 4 साल तक यूएसए चुप रहा कि बेटे तूने जो किया ना उसका बहुत बड़ा खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर पर अपने फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट से वो जो वहाँ का नेवल बेस है उसको पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लगभग उसमें 2500 नौसैनिक मारे जाते हैं, नौसेना के जवान और पब्लिक, और उसको जन धन की नुकसान और हुई उसकी पूरी। लेकिन जो प्लान बनाया यूएसए ने कि जापान को छठी का दूध याद दिलाना है और उसको सदियों तक उसकी पुश्तैनें याद रखेगी। आज 70 साल से ऊपर हो गए, जापान गुलाम बना हुआ है, समझ गए। तो इस तरीके से ज़्यादा कुछ बड़े ख्याल इस तरीके के नहीं सोचने चाहिए कि हम ही हैं इस दुनिया में, तो बस हमारे से आगे कोई कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कब कौन कितना बहादुर निकल जाए, कितना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकल जाए, कुछ भी भरोसा नहीं है। इसलिए जियो और जीने दो की भावना रखो और पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, ये विचारधारा रखो। ग्लोबल विलेज का जो एक कंसेप्ट है ना, उस चीज़ को ध्यान में रखो। कभी ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए दिमाग में कि मैं इसको वो कर दूँगा, ये कर दूँगा। तो किसी को कमज़ोर नहीं हाँकना चाहिए, यानी कि नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन, जो भी आपके कांटेक्ट में है। कहानी हमारी चल रही थी कि इज़राइल ने जो रिटेलिएट किया वो उसके हिसाब से सही है। आप लोगों के भी अगर ऊपर ज़बरदस्ती सब कुछ किया जाएगा
जिस तरीके से यूएसए ने जापान को तहस नहस कर दिया, नस्ते नाबूद किया, 2 एटॉमिक बॉम्ब उसके ऊपर डाले, और उसके बाद आज तक भी वहाँ पर असली अच्छी नस्लें पैदा नहीं होती। अलग बात है यूएसए को इतना कोई वो नहीं है, पर हाँ दुनिया में जितने देश हैं उनमें तो सबसे ताकतवर वर्ल्ड जो फायर पावर इंडेक्स है उसमें फर्स्ट नंबर पर वही है, सेकंड पे रसिया है, थर्ड पे चाइना है, फोर्थ पे इंडिया है, फिर फिफ्थ फ्रांस है। तो इस तरीके से है, वो करना लाजमी था और कर भी दिया उसने। पूरे गाज़ा पट्टी का सफाया कर रहा है, धीरे 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 जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई, जितना भी कंस्ट्रक्शन है, सबको उड़ा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यार इधर से भी कितना वॉर, देखो लेबनान हो गया, इधर कितने वॉर फ्रंट होंगे उसके लिए, इधर का लेबनान है, फिर उसका गाज़ा पट्टी है, फिर इधर से और बाकी है, कुछ सीरियंस हैं, अभी हूतीस। तो सही समझ के उसने सोच समझ के वो डिसीजन लिया कि किसी के यार इतने दुश्मन होंगे तो वो बंदा क्या करेगा। दुश्मन उसी के होते हैं जिसकी तरक्की ज़्यादा होती है, और तरक्की इसने उनके आपे से बाहर, उनकी समझ से बाहर इतनी भयंकर, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी इन्होंने ईजाद करी कि दुनिया दाद देती कि इतना छोटा सा देश इजराइल होने के बावजूद इतना ज़्यादा विकास कर रहा है। पर यह है कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो डेडिकेटेड है अपनी कंट्री को लेकर के, जितना समर्पण, जितनी ज़्यादा उनके अंदर अपने कंट्री को लेकर के जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनकी कंट्री के रेस्पेक्ट में, हर एक नागरिक बड़ी जो है गंभीरता से, बड़ी ईमानदारी के साथ उन सब चीज़ों को करते हैं। और एक और बड़ी बात यह है कि वहाँ पर क्या है कि कंपल्सरी जो मिलिट्री सर्विसेज का कंसेप्ट है, कि वहाँ क्या होता है कि आपको 2 से 3 साल जो है ना, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपको कंपल्सरी यानी कि अनिवार्य सैन्य सेवा देनी होती है देश को। वो कंसेप्ट सही है, कुछ कभी कभी लोग उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि लोगों को एक स्किल डेवलप हो जाती है लोगों में, उस लेवल का डिसिप्लिन, उस लेवल की स्किल की किस तरीके से वॉरफेयर की कंडीशन, जब वॉर की कंडीशन जब हो तो सभी लोग अपना पार्टिसिपेट उसमें अच्छे से कर पाएँ। कोई ये ना बोले कि हमें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होती इन चीज़ों की, तो इसलिए उनको वेपन चलाना सिखाया जाता है, उनको जितने भी जो डिफेंस से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी सबकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसको लेकर सबकी स्किल पर अच्छे से काम किया जाता है 2-3 साल तक। तो ये है, महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, दोनों को वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये भी एक रीज़न है इजराइल का बाकी और देशों से आगे बढ़ने का। तो वो सब लोग अभी तो चलो नहीं बहुत है, कभी देखते हैं।